गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि है चैप्टर नंबर 9 साइंस का फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन होता क्या है तो एक्चुअल में मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जब भी हम चप्पल पहनते हैं तो चप्पल के नीचे वो जिगजैग बने आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं टायर के अंदर भी ऐसे जिगजैग बने आते हैं, अंदर से कुछ निशान बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। अगर मान लो ऐसा नहीं होगा तो किसी भी कार के ब्रेक नहीं लगेंगे। और अगर चप्पल में भी अगर चप्पल पुरानी हो जाती है और वो जो जिग निशान है वो घिस जाते हैं तो उससे क्या होता है, हम स्लिप हो जाते हैं, कहीं पर भी फिसल जाते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमें ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो फोर्सेस के बीच में, मतलब दो स्पेस के बीच में लगता है। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, मतलब एक तरीके का फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, हम स्लिपरी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दो बच्चे हैं। दो बच्चों में से एक ने क्या करा, ये जो एक बच्चा है ये आया और जैसे ही इसने केले पे पैर रखा तो वो क्या हो गया, फिसल गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका जो जूता है और ये केला है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो फ्रिक्शन कम है तो ये फिसल गया और ये गिर गया। जबकि जो दूसरा वाला है उसने छिलके पे पैर नहीं रखा और रोड पे रखा तो वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो गया, इसलिए वो नहीं गिरा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, तो देखो यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगता है, दो सरफेस के बीच में लगता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. मतलब जैसे irregularities होती है, मतलब एक दूसरे के बीच में रेगुलर होगा तो वो इंटरलॉक नहीं होगा और इरेगुलर होगा तो वो इंटरलॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ स्लिपरी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो देखो यहाँ पे हमें बताया गया है सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल दोनों ही इरेगुलर है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces were passes harder. ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई दो चीज़ें मुश्किल से उसके अंदर से पास होती है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अगर अपन कोई भारी चीज़ को इधर से उधर खिसकाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम? चलो अब हम इसके आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। ठीक है, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फ्रिक्शन इज अननेसेसरी एवल। देखो फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके से नुकसानदायक भी है और एक तरीके से क्या है, अच्छा भी है। तो एक नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, एवल मतलब बुरा भी है, तो दोनों है यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर रिकॉल नाउ सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। मतलब हमें बोला गया है कि अर्थन पॉट को पकड़ना इजी है ग्लास टम्बलर से। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रेसी, मतलब उसमें भी क्या है, ग्रीस लगी हुई है, तो कितना चिकना हो जाएगा वो। और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। और अगर मान लो कि कांच के गिलास में अपन ऑयल लगा देंगे तो वो भी हाथ से फिसलने लग जाएगा। वुड इट बिकम ईजियर टू मूव, डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, क्या हमें उसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है? तो ऑब्वियस सी बातें हमें होती है। ठीक है, जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास इट ऑल
इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को पकड़ पाएंगे नहीं। हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं बिकॉज वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम हमारा मोबाइल भी पकड़ पा रहे हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हमारे हाथ से फिसल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। तो सोचो, अगर कहीं पर फ्रिक्शन ही नहीं है तो हम वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम वहाँ स्टेबल ही नहीं रह पाएंगे, हम बार बार फिसलते जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमें चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। तो हम पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं सकते अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with a stick to the blackboard. Could it happen if there were no friction? तो यहाँ तक आप लोगों के क्लियर हो गया, ठीक है। If an object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started and stopped or turned to change the direction of motion. मतलब अगर मान लो टायर के अंदर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, टायर और रोड के बीच में, तो ना तो वो स्टार्ट होगा ना वो रुकेगा और वो इधर उधर भी नहीं हो पाएगा। तो कितना इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, मतलब हम किसी भी कील को नहीं ठोक सकते अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे फ्रिक्शन के लिए। देखो यहाँ पे जूता बताया गया है, इसका जो इंटरलॉकिंग है वो घिस चुका है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है, मतलब फ्रिक्शन मतलब सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम हमारे हैंड्स को रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। क्यों रिलीज़ होती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो, अगर हम माचिस जलाते हैं, लड़की माचिस जला रही है, माचिस जलाते हैं, कैसा होता है, जैसे मान लो ये फ्रिक्शन की वजह से इसमें हीट जनरेट होती है और फायर कैच कर लेता है ये। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो एग्जांपल देख रहे हैं हम, ये टायर है और ये शूज़ है और यहाँ पे कैरम बोर्ड है। तो देखो क्या हुआ, आपने टायर तो देखे होंगे, इसमें से जिग के साइन होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज हम इसमें फ्रिक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि क्या होता है, जो बड़े बड़े टेम्पू या ट्रक वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रेक लगाने में ईजी होता है वो चीज़, कि अगर फ्रिक्शन अच्छा हो जाएगा तो हम ईजिली ब्रेक लगा सकते हैं और किसी एक्सीडेंट या किसी भी चीज़ से बच सकते हैं। और अगर हमारे शूज़ अच्छे हैं तो किसी स्लिपरी जगह पर भी वो अच्छे से इंटरलॉक हो जाते हैं और फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। अब कैरम बोर्ड तो सबने ही खेला होगा, ठीक है। अब कैरम बोर्ड खेला है तो अब वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होने लग जाता है, क्योंकि वो रफ सरफेस और गोटी की सरफेस एक दूसरे से टकराती है और इंटरलॉक हो जाती है। तो वहाँ पर यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करना होता है। तो डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरम का पाउडर डालते हैं। उससे क्या हो जाता है, सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और हम आराम से इजीली कैरम खेल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। अब जिस फ्रिक्शन की वजह से, मतलब जिस सब्सटेंस की वजह से फ्रिक्शन कम होता है उसको ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सरफेस 2 गोटी की, सरफेस 1 कैरम की, बीच में हमने ल्यूब्रिकेंट डाला तो इसको ईजिली स्मूथली मूव कर सकते हैं। देखो, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी के व्हील्स लग जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी बता रखी है कि एक बुक रखी है, उसके नीचे पेंसिल्स रखी है। अब पेंसिल्स के साथ में हम बुक्स को इजीली मूव कर सकते हैं और विदाउट पेंसिल हमें थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि पेंसिल एक तरीके के व्हील का काम कर रहा है और व्हील से क्या होता है, व्हील से ये इजीली मूव करता है। अब देखो क्या होता है,
when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called a rolling friction. देखो अगर कोई चीज़ रोल करती है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं एक दूसरे की सरफेस से, ठीक है. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और रोलिंग से क्या होता है, कोई भी फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जैसे हम मान लो कहीं भी जाते हैं घूमने, तो आजकल हम इस टाइप के बैग का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पहिए लगे होते हैं. तो पहिए क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है. उसकी वजह से हमें बैग का ज़्यादा बोझ नहीं लगता और हम इजीली कहीं से कहीं तक भी सामान को ले जा सकते हैं. इसके बाद क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है. अब स्लाइडिंग क्या होती है, देखो स्लाइड पे तो सभी गए होंगे, ऊपर से नीचे फिसलना, उसको ही बोलते हैं ना स्लाइडिंग. तो स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन द मोस्ट मशीन्स by rolling by the use of ball bearing. Common example are the use of ball bearing between hubs and axles of ceiling fans and bicycles. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं. Is floods. So we can say that floods exerts force of friction and objects in motion through them. अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट्स बाय फ्लड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग. तो देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, रिलीज़ किया जाता है फ्लड के फॉर्मेट में, उसको क्या बोला जाता है, ड्रैग बोला जाता है. जैसे आप ये इसमें देख रहे हो, बॉल बियरिंग के अंदर देख रहे हो, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. फ्लड फ्रिक्शन. फ्लड फ्रिक्शन होता क्या है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं. यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, yet it exerts friction force and objects moving through it. ठीक है, तो देखो क्या होता है, एयर में क्या है, एयर भी फ्रिक्शन जनरेट करती है, ठीक है. सिमिलरली वाटर एंड लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड देम. और जैसे पानी में भी कोई चीज़ मूव करती है तो वो भी फ्रिक्शन को फील करते हैं, ठीक है. और इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज़ फ्लड्स, ठीक है. तो गैस और लिक्विड को हम फ्लड बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर है. द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट्स बाय फ्लड्स इज कॉल्ड अ ड्रैग. यानी कि जो फ्लड्स यानी कि गैसेस और लिक्विड के थ्रू जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लड, ठीक है. तो द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लड, ठीक है. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लड्स दे हैव टू ओवरकम friction acting on it, them in the process they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction, so objects are given special shapes. Where do you think scientists get hints for the स्पेशल शेप्स? तो देखो ये एक स्पेशल शेप होता है जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. तो देखो एयर में क्या है, जैसे किसी ने सोचा होगा कि बर्ड्स कैसे उड़ती है, तो उन्होंने उसी हिसाब से क्या बनाने का सोचा कि हम एरोप्लेन उड़ाते हैं. तो उसमें क्या है कि फ्रिक्शन कम लगता है तो वो चीज़ आराम से एयर में मूव कर सकती है. वहीं अगर हम पानी में देखें तो पानी में क्या होता है, मछली मूव करती है. तो मछली की शेप के हम क्या बोट भी बनाते हैं और बाकी चीज़ें भी बनाते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो सके और वो चीज़ उस जगह पर आराम से मूव कर सके. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए. जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर आएगी. प्लीज़ अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.